हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एनपीसीआईएल में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है डिप्लोमा होल्डर के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। या इसमें हर चीज़ बताया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा और कौन कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, वो सारा चीज़ एक एक चीज़ बताया जाएगा। तो देखिए, एनपीसीआईएल क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, खासकर मैकेनिकल डिप्लोमा वालों के लिए। तो अच्छे से ध्यान से जरूर देखिएगा। ओके, देखिए ऑनलाइन डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म 3/11/2020 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 24/11 यानी 24 नवंबर 2020 16 आवर्स लिखा है, यानी कि 4 बजे के पहले 4 PM से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। और मैं एक बार बता दूं कि लास्ट डेट का आप लोग वेट नहीं करेंगे, उसके पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में साइट बिजी हो जाता है और आपका फॉर्म रुक सकता है। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो एनपीसीआईएल जो वैकेंसी है वो पोस्ट जो राउत भाटा राजस्थान साइट है उसके लिए निकला हुआ है। वहीं पे आपका इस पोस्टिंग मिलेगा। तो आगे डिटेल हम लोग बात करते हैं क्या है, कौन सा पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सारे पोस्ट है। देखिए, कैटेगरी 1 में है स्टेपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSA डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग, ठीक है। और साइंस ग्रेजुएट भी है, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट C और साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए पोस्ट है। लेकिन और टोटल पोस्ट जो है 64 है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए। हालांकि ग्रेजुएशन के लिए भी है, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पे मैं डिप्लोमा होल्डर के लिए बात करने वाला हूँ। तो बाकी जो ब्रांच वाले हैं, ग्रेजुएशन है, साइंस वाले हैं, वो एडवर्टाइजमेंट जाकर पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैं डिप्लोमा होल्डर के लिए सिर्फ बात करूँगा। ओके, तो देखिए, ये जो कैटेगरी 1 है स्टिपेंडियरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSA डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग, तो इसमें सारे डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये एलिजिबल है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं बात करूँगा अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि आप लोग को पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज़्यादा बात करते हैं और उसी का मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 61 पोस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसमें SC 10, ST 3 और OBC 17 है और अनरिजर्व 25 है और EWS 6 पोस्ट है टोटल। और कुछ ये 1-2 ये जो पोस्ट है ये अलग कैटेगरी के लिए मैं दिखा देता हूँ। ये है बैकलॉग वैकेंसी है, जो कि ST SC OBC का, तो ये भी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसी है 65 वैकेंसी है, ठीक है। बहुत बड़ी पोस्ट है, इतना मतलब वैकेंसी बहुत कम ही एग्जाम में आजकल आ रहा। तो आप लोग को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जैसे NCL का हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे बैच वहाँ पे चल रहा है, जो कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड होता है। तो वैसे ही NPCIL का भी कोर्स पब्लिश करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारा ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप वेट कर सकते हैं कि NPCIL का कोर्स जो है कब पब्लिश हो रहा। तो आप ज्वाइन करके एक नॉमिनल अमाउंट पे बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं। तो आपको बता दें कि ये BSc केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स है, जो उन लोग अपना एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ओके, एक चीज़ और है कि ये साइंटिफिक असिस्टेंट B जो पोस्ट है, इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए 14 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट है और टोटल जो है कुछ बैकलॉग भी है 2 यहाँ पे। तो टोटल 3 पोस्ट है। बैकलॉग भी होता है तो वो वैकेंसी के अंदर ही आता है, वो भी लिया जाता है। ओके, इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 1-1 पोस्ट है। तो वो लोग भी यहाँ इसमें भी फिल कर सकते हैं फॉर्म। और कोई HR के लिए हो तो असिस्टेंट ग्रेड HR के लिए जो पोस्ट है सिर्फ 1 पोस्ट है, वो भी बैकलॉग में है। ओके, अब देखेंगे इसका एज लिमिट क्या है। तो आप लोगों का जो पोस्ट है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होल्डर के लिए, कैटेगरी 1 स्टिपेंडियरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSA डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग,
ठीक है। इसके लिए एज लिमिट है मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष, ठीक है। 18 to 25 ईयर्स एज लिमिट लिखा हुआ है। अब आपको पेमेंट जो होगा वहाँ पे पे किस तरीके से मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, पे इन द मैट्रिक्स एज पर 7 CPC रिवाइज पे। तो देखिए हाँ, और एक चीज जान लीजिए कि 18 से 25 साल तक जो एज लिमिट है तो वो है एज लिमिट एज एन क्लोजिंग डेट, यानी 24/11 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 24/11 तक जो आपका एज लिमिट का डेट रहेगा वो रहेगा 24/11 तक, डेट 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर आपका जो डिप्लोमा भी होगा, जो आप अगर फाइनल ईयर में होंगे तो आपका रिजल्ट भी इसके पहले आ जाना चाहिए, वही एग्जाम में बैठ सकते हैं। यानी जो अपियरिंग स्टूडेंट है वो नहीं बैठ सकते हैं, वो आगे बताएंगे हम ठीक है। तो पे इन मैट्रिक्स जो है, पहले साल जो है ट्रेनिंग में आपको 16,000 पर मंथ मिलेगा और दूसरे साल ट्रेनिंग में 18,000 पर मंथ मिलेगा। 2 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग है। 2 साल के ट्रेनिंग के बाद आपको परमानेंट यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा साइंटिफिक असिस्टेंट बी ग्रुप बी के लिए, और पे स्केल आपका जो रहेगा 35,400 रहेगा इन लेवल 6 ऑफ रिवाइज पे, ठीक है। और उसके अलावा एडिशनल जो है आपको इंक्रीमेंट, एक्सटेंड रूल, जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलता है वो सारे अलाउंसेस इसके अलावा आपको मिलेगा। यानी आपकी सैलरी जो होगी 50 या उससे ज़्यादा हो सकती है। ओके हाँ, तो आपने देख लिया एज लिमिट जो है 18 से 25 साल है। उसके अलावा जो है शेड्यूल कास्ट जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आप लोग को मिलेगा, जैसे SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल, और बाकी जो है PWD 10 साल 15 साल, जैसे मिलता है रेगुलर किसी भी वैकेंसी, कोई भी एग्जाम का वैकेंसी आता है किसी PSU का, वैसा आपको मिलेगा इसमें भी एज रिलैक्सेशन। ओके, और भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जैसे अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट, ये सब आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं। इसकी अभी फॉर्म भरने के पहले कोई खास ज़रूरत नहीं है, ये सारा चीज़ मिलेगा। और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो होगा वो 18 मंथ यानी 1.5 साल का रहेगा। वहाँ जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ था 2 साल तक ट्रेनिंग है, हाँ 2 साल तक आपकी ट्रेनिंग है, लेकिन ट्रेनिंग की जो पीरियड है वो 1.5 साल है। मतलब 1.5 साल की जो 18 मंथ की ट्रेनिंग है वो आपको 2 साल में हो सकता है कि कंप्लीट किया जाए। किसी किसी का कुछ छुट्टी वुट्टी रहता है, वो सब चीज़ मतलब काउंट नहीं किया जाता है ट्रेनिंग में। तो प्रॉपर ट्रेनिंग जो है इसमें 1.5 साल की होगी। ओके, और एक चीज़ और है कि आप ट्रेनिंग के दौरान, जैसे इसमें आपका रिक्रूटमेंट होता है तो ट्रेनिंग एक बार आप कर लेते हैं तो उसके लिए बॉन्ड रहेगा, जो 4.5 साल का बॉन्ड रहेगा। अगर बॉन्ड आप ब्रेक करते हैं, जैसे कोई दूसरी आपकी जॉब लग गई उस दौरान, ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद, यानी 4.5 साल कंप्लीट होने के पहले आपकी कोई दूसरी जॉब लग गई, तो एक बॉन्ड रहेगा 3,03,000 का। ये जो बॉन्ड है ये आपको देना होगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बॉन्ड आप लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है उसमें। आपकी दूसरी जॉब लगेगी तो वहाँ से तो पैसा मिलेगा ही, और यहाँ पे कुछ तो अर्निंग हुआ ही रहेगा, तो दे सकते हैं आसानी से, उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके हाँ, इसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट एंड वेट दिया है, जो कि कैटेगरी 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। डिप्लोमा होल्डर, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट STSA, नहीं ये नहीं, ये डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें इसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड नॉट एप्लीकेबल, कोई भी इसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। बाकी जो ग्रेजुएट वाले हैं ना, साइंस ग्रेजुएट, उनके लिए थोड़ा सा है, जैसे कि 160 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए, वेट 45.5 kg मिनिमम चाहिए, बट डिप्लोमा होल्डर के लिए कोई फिजिकल स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे कि क्वालिफिकेशन कौन से स्टूडेंट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज एन क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन, यानी 24/11 से पहले आपका सब चीज़ होना चाहिए, रिजल्ट वगैरह। ओके, तो कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग। इसमें डिप्लोमा विथ नॉट लेस देन 60%, यानी 60% से 60% होना जरूरी है इसमें आपका परसेंटेज। वो कोई भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, 60% होना चाहिए। ओके, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ओके, और एक चीज़ है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर SSC HSC,
एसएससी यानी मैट्रिक और 12th के बाद 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, वही एलिजिबल है, 2 साल वाले एलिजिबल नहीं है। एक चीज़ और देख लीजिए, शुड हैव हैड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आइदर एट एसएससी और एचएससी लेवल एग्जामिनेशन। मतलब आप मैट्रिक या 12th का एग्जाम दिए हैं, उसमें एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना जरूरी है, ठीक है, वही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बार बार कमेंट करके बिना वीडियो देखे कमेंट करके पूछना नहीं है, इस पहले वीडियो को अच्छे से आपको देखना है, समझना है, उसके बाद ही कोई कमेंट करना है कुछ क्वेरी हो तो। ओके, कैंडिडेट विथ एचएससी प्लस 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग अप्रूव बाई AICTE विथ 60% और अबव मार्क्स आर ऑल्सो एलिजिबल। यानी आप 12th पास किए हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन किए हैं एचएससी और 2 साल का डिप्लोमा किए हैं और आपका मार्क्स 60% है तो आप एलिजिबल हैं। ओके, अगर कैंडिडेट जो है वो डिप्लोमा किया है लेटरल एंट्री से और सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर एसएससी प्लस ITI नॉट एलिजिबल। मतलब ITI करने के बाद जैसे लेटरल एंट्री है, मान लीजिए कि 10th पास हुए, उसके बाद ITI किए, ITI के बाद डायरेक्ट क्या है सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में एडमिशन मिलता है, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पढ़े आपको डिप्लोमा मिल गया, वो स्टूडेंट यहाँ एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा। कैटेगरी 1 डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग, इसमें रहेगा रिटन एग्जामिनेशन होगा प्लस उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। और रिटन एग्जाम जो होगा वो OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, अभी बताया नहीं गया। OMR बेस्ड मतलब ऑफलाइन एग्जाम हो सकता है या फिर CBT जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। ओके, अब देखेंगे रिटन एग्जामिनेशन है तो यहाँ पे लिखा है OMR बेस्ड ऑफलाइन या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा फॉर स्क्रीन इन कैंडिडेट। ओके, तो परीक्षा की अवधि जो है, टाइम जो है, ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का वो 2 घंटे की रहेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एडिशनल 20 मिनट्स मिलेगा PWD कैंडिडेट होंगे उनके लिए। और एग्जामिनेशन जो होगा वो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स के लिए रहेगा, आगे हम लोग देखेंगे। मतलब देखिए सब्जेक्ट जो है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड डिसिप्लिन जो रहेगा ये 10th यहाँ पे दिया है। डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए अंग्रेजी का क्वेश्चन आएगा 10, जनरल अवेयरनेस का 10 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगा वो 10 क्वेश्चन आएगा। यानी टोटल 30 मार्क्स का क्या रहेगा, नॉन टेक्निकल रहेगा और 70 मार्क्स का आपका डिप्लोमा में जो भी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल जो भी है आपका सिविल, वो रहेगा 70 मार्क्स का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 70 मार्क्स अलग से मैं बता रहा हूँ, वो रहेगा क्वेश्चन मत टेक्निकल में। ओके, इसका मतलब क्या है, आप NCL का एग्जाम देंगे, NCL का देख रहे होंगे तो NCL में भी 30 और 70 का रेशियो है, सेम वैसा ही है, बस NCL में क्या है आपको रीजनिंग भी है एडिशनल, ठीक है। और यहाँ पे रीजनिंग का नाम नहीं लिखा है, बट हो सकता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही, बट यहाँ रीजनिंग नहीं है मानकर चलिए। ओके, तो एक साथ आप प्रिपरेशन इसका कर सकते हैं जो NCL का कर रहे हैं। अब मार्किंग कैसे होगा देखेंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। 1 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे दिया हुआ है 1/4, तो इसको ध्यान रखना है, NCL में निगेटिव मार्किंग नहीं था। ओके, और क्वालिफाइंग जो स्टैंडर्ड रहेगा वो जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 40% रहेगा मिनिमम, मतलब उसके बाद ही लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। बट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि 40% आ गया तो आप क्वालिफाई करेंगे, जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा वो क्वालिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। ओके, और SC ST OBC PWD के लिए मिनिमम 30% मार्क्स आपको लेना है। ओके, एक बार रिटर्न एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू के में आप जब जाएंगे तो उसके पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही इंटरव्यू होगा। ओके, हाँ, तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए ये वेबसाइट दिया है www.npcilcareers.co.in, इस पे जाना है और आपको फॉर्म फिल करना है। आपको यहाँ पे सब कुछ बताया है कि आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए, और डायमेंशन जो है ये होना चाहिए पिक्सल। यहाँ पे एक एक चीज़ फोटो और सिग्नेचर का आपको दिया है, तो ये थोड़ा सा आपको खुद से पढ़ना होगा फॉर्म फिल करने के पहले। ऐसे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी हम बताएंगे कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और कटअप जो डेट रहेगा किसी भी एग्जाम का, एज लिमिट हो, क्वालिफिकेशन या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन, वो 24/11/2020 रहेगा। इसके पहले आपका वो सब क्वालिफाइड करना चाहिए, एज लिमिट या फिर क्वालिफिकेशन। यानी फाइनल ईयर स्टूडेंट जो होंगे और उनका रिजल्ट अगर इस डेट तक नहीं आता है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके। और एक चीज़ और दिया है कि जो भी आपका एज है, जैसे मान लीजिए कि आपका है 21 साल 5 महीना, तो 21 साल 5 महीना प्रॉपर लिखना है, 22 साल नहीं लिखना है, ठीक है। और जैसे परसेंटेज आपका 59.9% है तो 59.9% ही लिखना है। 60% राउंड ऑफ में कोई भी वैल्यू नहीं लिखना है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही लिखना है, एज हो या आपके परसेंटेज हो, ओके। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल द प्रिस्क्राइब इसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड बी ऑफ फुल टाइम रेगुलर एंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। आपका जो डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए वो फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए, पार्ट टाइम वाले नहीं चलेगा। एक चीज और दिया है, ओवर क्वालिफिकेशन, मतलब आपका बीई बीटेक होगा तो उस केस में क्या होगा। बीई बीटेक का बीई बीटेक जो ओवर क्वालिफिकेशन है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा के बाद अगर बीई बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिखा है एज रिगार्ड द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर रिक्रूटमेंट हैज टू बी फुलफिल, एनी अदर इंक्लूडिंग हायर क्वालिफिकेशन ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन विल नॉट डिस्क्वालिफाइड द कैंडिडेट टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट। मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसके बाद अगर आपका ओवर क्वालिफिकेशन होता है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के ऊपर, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। मतलब डायरेक्ट सिर्फ बीई बीटेक होगा तो आपको नहीं लिया जाएगा, बट डिप्लोमा के साथ बीई बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं, ओके। बाकी ये सारे रूल्स दिए हुए हैं जो आप एडवर्टाइजमेंट फिल पढ़ सकते हैं, जो कि वो बाद में ज़रूरत है, अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है फॉर्म फिलिंग के लिए। जो भी आप ये मेन जो था इम्पोर्टेंट था वो चीज़ें मैंने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ। तो ये सारे चीज़ें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर जिसके लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, मुझे नहीं पता किसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उनको वो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट जाकर पढ़ना होगा, ओके। तो फ्रेंड्स इसका जो एडवर्टाइजमेंट है इसका पीडीएफ आप यहाँ से npclcareer.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर हमारा जो वेबसाइट है tutelagecademy.in वहाँ भी मिल जाएगा आपको, या हमारा एप्लीकेशन है वहाँ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब का लिंक दिया हुआ है नीचे, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें था जो बताना चाहिए वो मैं बता चुका हूँ। अगर कुछ भी छूट गया हो जो आपको जानना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी एग्जाम के लिए में आप अपीयर हो रहे हैं, किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे एनसीएल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बैच चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको एनपीसीआईएल में भी काम आएगा, या फिर एनपीसीआईएल जो है इसके लिए स्पेशल बैच चालू होने वाला है, तो आप वेट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी आप लोग डाउनलोड करके रखिए और वहाँ पे देखते रहिए, जैसे बैच अनाउंस होगा एनपीसीआईएल मैकेनिकल का वो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उसको ज्वाइन करके एक बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट देकर आप अपने आप को स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस लेवल में है, कितना पढ़ना है, कौन सा वीक सेक्शन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। तो आप ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनपीसीआईएल का जितना भी रिक्रूटमेंट, जो भी लेटेस्ट इसका नोटिफिकेशन आते रहेगा, जो भी न्यूज रहेगा, वो सब चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।